डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज मैं आपसे दो टॉपिक डिस्कस करूंगी, एक तो मॉलिक्यूलर आयन और दूसरा होगा मेटा स्टेबल आयन। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये मॉलिक्यूलर आयन से क्या मतलब है। हालांकि अब हम ये तीसरा वीडियो है तो आपको पता भी होगा कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम मॉलिक्यूल लेते हैं, तो मॉलिक्यूल पर यहाँ पर सब लिखा हुआ भी है कि द इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट विद द एनर्जी 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूजुअली रिमूव्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वेपर फेज। तो हमारा कंपाउंड जो है वो वेपर फेज में होना चाहिए। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर जब हम इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करेंगे, हाई एनर्जी यानी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बमबारी हम करते हैं, और फिर उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है। और उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सिर्फ 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो बाकी एनर्जी होती है वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मॉलिक्यूलर आयन बनता है उसको फ्रेगमेंट करने में यूज़ हो जाती है, उसका फ्रेगमेंटेशन करने में यूज़ आती है। जैसे सपोज हमारा ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको हमने m से डिनोट किया हुआ है, ब्रैकेट में g का मतलब गैसियस स्टेट। फिर हमने इस पर ये इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेगा यानी निकाल लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये है ही, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो कुल मिलाकर दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है इस मॉलिक्यूल में से, तो इसलिए इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन इस पर अनपेयर्ड रह जाएगा। तो इसलिए हम इसको रेडिकल कैटायन या हम इसको मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर आयन है। इसी के बारे में आज हम थोड़ा डीप में स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, अगर टॉपिक आपकी जैसे एग्जाम की बात करें, अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट, मैं एमएससी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि बीएससी फोर्थ सेम में तो शायद अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, तो वहाँ पर तो शायद डेफिनेशन के बेसिस पर आप बता सकेंगे। लेकिन अगर एमएससी की मैं बात करूँ, तो अगर लिखने को आता है शॉर्ट नोट्स, तो अगर मॉलिक्यूलर आयन पर आए या मॉलिक्यूलर आयन पीक पर आए, तो आपको यही जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ वही सब आपको लिखना है। तो हम बात कर रहे थे अपने मॉलिक्यूलर आयन की, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर आयन यहाँ पर फॉर्म हुआ। ठीक, अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जो हम कह रहे हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होगा और यहाँ इसमें गैसियस मॉलिक्यूल में से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा, तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं वही हम इसमें आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ एरोमेटिक सिस्टम एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स रेडिली लूज वन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, हमारे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है, तो एक सिग्मा ऑर्बिटल होगा, या फिर उसमें पाई बॉन्ड हो सकते हैं तो पाई ऑर्बिटल होगा, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने के चांसेस होते हैं, वहीं से निकलता है मतलब इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम कंपाउंड बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल में आप देख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ दो ही ऑर्बिटल होंगे, एक सिग्मा और दूसरा नॉन बॉन्डिंग। तो सिग्मा में तो इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और नॉन बॉन्डिंग में तो जो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं यानी नॉन बॉन्डिंग, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते हैं। तो इसलिए हाँ, ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पर जो ये देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दिखा रखे थे, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसलिए उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज बचा। तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर्ड हैं, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बना रखा है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, इसीलिए हम इसको रेडिकल कैटायन बोल रहे हैं। कैटायन इसलिए क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, रेडिकल इसलिए क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे एल्कीन्स है हमारी, यानी हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम है, तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, यानी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। तो ये सिग्मा हुआ और ये पाई, तो अब इसमें हाई एनर्जी कौन, ये पाई है। ठीक है, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए इसमें यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में एक तो फुल सिग्मा बॉन्ड बचेगा, ठीक है, और एक जो है सिर्फ पाई
बॉन्ड का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शो कर दिया, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसलिए इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी हमारा एक रेडिकल कैटायन या मॉलिक्यूलर आयन हम इसको बोलेंगे। अच्छा, अब बात कर लें एरोमेटिक सिस्टम की। तो एरोमेटिक सिस्टम में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, सिग्मा भी है और पाई भी है, तो यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, और इसको हमने इस तरह से डिनोट कर दिया, ये वाले में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप एक तो रेडिकल कैटायन को शो करने का तरीका, जैसे मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या जैसे बुक में आपकी शो कर रखा है। बुक में कैसे शो कर रखा है, जैसे ये जो हमारा बेंजीन रिंग बना रखी है, तो बुक में इसको मॉलिक्यूलर आयन को कैसे शो कर दिया, बुक में ऐसे दिखा रखा है कि पूरा बेंजीन रिंग ही बना दिया, और बस यहाँ पर हमने लिख दिया पॉजिटिव और यहाँ लिख दिया रेडिकल कैटायन। तो हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, तो आप कैसे भी जो तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हैं इसको। तो यही इसमें बताया हुआ है कि यहाँ पर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। अब अगर हम एल्केन्स की बात करें, ठीक है, एल्केन्स में तो सारे सिग्मा बॉन्ड्स ही हैं, तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लेकिन कौन से सिग्मा बॉन्ड्स टूटेंगे। देखो एल्केन, अगर मैं नॉर्मल मीथेन की बात करूं जो सबसे हमारा लोएस्ट हाइड्रोकार्बन हो गया सिंगल बॉन्ड वाला, तो यहाँ पर आप, अच्छा यहाँ पर तो खाली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, एक्चुअली मैं आपको दिखा देती हूँ। ईथेन, ये सपोज कार्बन है, फिर यहाँ भी एक एच है, ये भी एक एच है, और ये भी एक एच है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो तरीके के बॉन्ड दिख रहे हैं, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो कौन सा बॉन्ड पहले टूटता है, तो जो वीक बॉन्ड होते हैं वो पहले टूटेंगे, ठीक है। तो इन एल्केन्स द आयनाइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज ईजियर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जब भी कभी एल्केन्स होंगे तो वहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है वो पहले टूटेंगे। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर हम फ्रेगमेंटेशन का ऑर्डर देखें, मतलब फ्रेगमेंटेशन का मतलब मॉलिक्यूलर आयन का, या फ्रेगमेंटेशन भी आगे अगर हम ये देखें तो ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले जाते हैं नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद जाएंगे पाई, फिर हो जाएगा सिग्मा, और सिग्मा में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड पहले टूटेंगे और फिर टूटेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है। तो अगर कहीं पर भी किसी कंपाउंड में तीनों टाइप के बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, मतलब तीनों टाइप के बॉन्ड से मतलब है ये तीनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स अगर दिख रहे हैं कि नॉन बॉन्डिंग भी है, पाई भी है, सिग्मा, तो सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पर पाई और सिग्मा है तो सबसे पहले पाई जाएंगे, कहीं पर कार्बन 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 हाइड्रोजन है तो सबसे पहले कार्बन कार्बन जाएंगे। तो ये चीज इसमें यहाँ पर बताई गई थी, ठीक। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या चीज हो गई, देखिए द पीक corresponding to the molecular ion in the mass spectrum is called the parent peak or the molecular ion peak। देखिए यहाँ पर जो हमने ये दिखाया था ना, एक बार मैं जरा इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर जो ये हमारा मॉलिक्यूलर कैटायन बना था या मॉलिक्यूलर आयन जो बना था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और इसका मास क्या होगा, जो हमारे कंपाउंड का मास था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसका कि हम मास स्पेक्ट्रम बनाने जा रहे हैं, वही मास इसका भी तो होगा। इसमें कोई चेंज तो दिख जाए, आप यहाँ देख लीजिए ना, ROH सब कुछ है, यहाँ पर भी ROH ही है, एज इट इज है। सिर्फ चेंज कितना हुआ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना इसका मास होगा हमारे ओरिजिनल कंपाउंड का, उतना ही मॉलिक्यूलर आयन का भी मास होगा। और हम मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो मास स्पेक्ट्रम है वो m अपॉन, मास स्पेक्ट्रम हमें कैसा दिखता है, यहाँ पर होते हैं m अपॉन ई रेशो, और यहाँ पर होती है हमारी इंटेंसिटी यानी रिलेटिव इंटेंसिटी होती है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ पीक्स देखने को मिलती हैं, कुछ इस तरह से, कुछ बड़ी सी कुछ छोटी, इस तरह से पीक देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो m अपॉन ई रेशो है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर मास लिखेंगे और डिवाइडेड बाय उस मॉलिक्यूलर कैटायन पर या फ्रेगमेंटेड आयन पर जितना भी चार्ज होगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ROH जो मैंने यहाँ बनाया, जो मॉलिक्यूलर कैटायन, उस पर चार्ज है पॉजिटिव, सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज यानी 1 चार्ज है। तो जो भी इस ओरिजिनल कंपाउंड का मास रहा होगा उसको अगर हम डिवाइड करें 1 से तो आंसर तो वही आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर आयन का मास होता है वही हमारे ओरिजिनल कंपाउंड का मास होता है, ठीक है। तो इससे हमें डिटेक्शन करने में थोड़ा इजी पड़ जाता है, मास हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर आयन पीक की। तो मॉलिक्यूलर जो भी ये मास, इसका जो भी मास है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर कोई ना कोई पीक देखने को मिलेगी। सपोज मैं मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो मास है हमें यहाँ पर, ये मॉलिक्यूलर आयन का जो भी हमारा मास है, इसको मैं मान लेती हूँ सपोज ये मिल गया 50, ठीक है। 50 पर हमें कोई पीक मिलेगी, तो यहाँ पर जो ये पीक है ये 50 वाली,
जो भी हमें हाईएस्ट मास पर पीक मिलती है ज़्यादातर केसेस में, वही हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक मानी जाती है, ठीक है। और जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वो हमारी बेस पीक मानी जाती है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास पर हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, तो फ्रेगमेंटेशन होगा तो 50 से तो कम पे ही फ्रेगमेंट, जो भी फ्रेगमेंट बनेंगे इसमें से कुछ ना कुछ निकल के ही बनेगा। आर ओ एच है, ओ एच में अगर फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर हो गया तो इससे ओ एच तो अलग हो जाएगा, खाली आर का मास मिलेगा हमें, है ना। तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती हैं वो हमेशा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास पर देखने को मिलती है। हमेशा तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि कुछ कुछ कई बार आइसोटोपिक पीक्स भी मिल जाती हैं, तो वो M+1 पर या M+2 पर या एडक्ट फॉर्मेशन के थ्रू हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास पे और भी एक्स्ट्रा पीक्स भी देखने को मिलती है। पर मैक्सिमम केसेस में जो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास पर जो हमें पीक मिलती है वही हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है, ठीक है। और दूसरी बात मैं कर रही हूँ इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी से क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो ये कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी किसी पीक की, हम कहेंगे कि उसकी उतनी रिलेटिव इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा है। पीक की हाइट जितनी ज़्यादा, उसका मतलब इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा। अब इस इंटेंसिटी से मतलब क्या है? इस इंटेंसिटी से मतलब है, सपोज हम देखिए, ये मैं अलग से एक बार बना देती हूँ। सपोज हमारे पास एक तो ये पीक मिल रही है और एक ये पीक मिल रही है, तो हम कहेंगे इस पीक की रिलेटिव इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब होता है, ये इंटेंसिटी डिपेंड करती है एक्चुअली नंबर ऑफ आयंस पर, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा M/E रेशो होगा, तो उस M/E रेशो के कॉरस्पॉन्डिंग उतने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस हैं, इसीलिए इसकी हाइट जो है इतनी ज़्यादा गई, या इसीलिए इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा गई। और जो ये हमने कम हाइट वाली जो पीक दिखाई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो M/E रेशो वाले आयंस होंगे उनका नंबर कम रहा होगा। तो बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे रिलेटिव इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी के बारे में। देखिए, यहाँ पर हमारा ये वाला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, तो हमारा ये बन गया है मॉलिक्यूलर कैटायन, या मॉलिक्यूलर आयन, या हम इसको पेरेंट आयन बोल दे रहे हैं, रेडिकल कैटायन बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के में मॉलिक्यूलर आयन पीक, मॉलिक्यूलर आयन मिले हमें, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया तो हमें मॉलिक्यूलर आयन मिल गए। सपोज हमारे पास ये 900 मिल गए। स्टार्टिंग में हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, और 1000 मॉलिक्यूल्स में से 900 का जो है पर इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट की वजह से हमें मॉलिक्यूलर आयन मिले, ठीक। अब ये मॉलिक्यूलर आयन फर्दर फ्रेगमेंट हो जाएंगे, ठीक। अब फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है इनका, तो हो सकता है इसमें से काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें से मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ। हो सकता है 900 में से 800 मॉलिक्यूल्स का फ्रेगमेंटेशन हो जाए, और फ्रेगमेंटेशन से हमें फिर फ्रेगमेंटेड आयन मिले, जिनको हम डॉटर आयन भी बोल देते हैं। तो सपोज हमारा यहाँ फ्रेगमेंटेशन हो गया 800 मॉलिक्यूल्स का, और हमें ये फ्रेगमेंटेड आयन या डॉटर आयन मिल गए। तो 100 मॉलिक्यूल्स क्या, यानी 100 मॉलिक्यूलर कैटायन जो होंगे वो हमारे एज इट इज रह गए, जिनका फ्रेगमेंटेशन नहीं हो पाया, ठीक है। एक कंडीशन तो हो गई ये वाली। एक दूसरी कंडीशन ऐसी हुई कि इन्हीं 900 मॉलिक्यूलर कैटायन में से सिर्फ 100 का फ्रेगमेंटेशन हुआ, ठीक है, और जो 800 थे वो मॉलिक्यूलर कैटायन अनफ्रेगमेंटेड रह गए, ठीक। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिपेंड करता है आगे फ्रेगमेंटेशन कितने स्टेबल या अनस्टेबल बन रहे हैं, वो सब तो हम आगे स्टडी करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अभी फिलहाल के लिए इतना कि हमारे पास 900 मॉलिक्यूलर कैटायन थे, हमने दो कंडीशन इसमें मानी है। एक में हमारे ज़्यादा मॉलिक्यूलर कैटायन जो हैं वो फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं, और एक में कम मॉलिक्यूल्स जो है फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं। तो हम कहेंगे जो ऊपर वाला केस है जिसमें 800 मॉलिक्यूल्स फ्रेगमेंट हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है, और नीचे वाले में फ्रेगमेंटेशन काफ़ी कम है। यही तो बोलेंगे, क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स फ्रेगमेंट हो रहे हैं इसलिए फ्रेगमेंटेशन कम है, और ऊपर वाले में फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है। अब हमें क्या, हमारे पास क्या आएगी, पीक जो आएगी वो फ्रेगमेंटेड आयन की भी आएगी और मॉलिक्यूलर आयन की भी आएगी। तो हम सपोज मॉलिक्यूलर आयन के बारे में बात करें, अगर ऊपर वाले की बात करें, मैं
दो यहाँ बना देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट वाला केस जिसमें सिर्फ हमारे पास 100 मॉलिक्यूलर कैटायन बचे हैं और दूसरे वाले में हमारे पास 800 मॉलिक्यूलर कैटायन बचे हैं। तो देखिए, जब पहले वाले में हमारे पास सिर्फ 100 मॉलिक्यूलर कैटायन बचे हैं तो उनकी सपोज हमारी पीक इतनी मिल गई हमें, और दूसरे में जहां हमें 800 मिले हैं, 800 मॉलिक्यूलर कैटायन अनफ्रेगमेंटेड रह गए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कैटायन ज्यादा है तो इसलिए जाहिर सी बात है वहां पर पीक हमें बहुत अच्छी मिलेगी, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्रेगमेंटेशन हुआ हमारा ज्यादा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ज्यादा का मतलब हमारे पास मॉलिक्यूलर कैटायन रह गए कम, तो इसलिए उनकी इंटेंसिटी रह जाएगी कम। तो फ्रेगमेंटेशन जितना ज्यादा होगा, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर कैटायन पीक उतनी कम होगी। ये चीज मैं आपको यहां समझाना चाह रही थी, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेना बेटा कि जितना मॉलिक्यूलर कैटायन का फ्रेगमेंटेशन होगा जितना ज्यादा, उसकी इंटेंसिटी उतनी हो जाएगी कम, क्योंकि बहुत फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हो गया इसलिए बहुत कम मॉलिक्यूलर कैटायन इस तरह से बचेंगे, ठीक है। और जब कम फ्रेगमेंटेशन होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस तरह से बचेंगे। यहां पर फ्रेगमेंटेशन ज्यादा, यहां पर फ्रेगमेंटेशन हो गया कम। तो बस इतना ध्यान रखना है, अगर फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी हमें मॉलिक्यूलर आयन की कम मिलेगी, और फ्रेगमेंटेशन अगर हमारा कम होगा तो इंटेंसिटी हमें ज्यादा मिलेगी मॉलिक्यूलर आयन पीक की। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि मॉलिक्यूलर आयन पीक और पेरेंट आयन पीक हम किसको बोल रहे हैं। फिर है the first information the mass spectrum will give about the compound being examined। जो भी कंपाउंड को हम एग्जामिन करने जा रहे हैं तो मास स्पेक्ट्रम हमें पहली इंफॉर्मेशन क्या देता है, अबाउट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के, हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को जानने के लिए, ठीक है। जो भी हमारा अननोन कंपाउंड है हमारे पास और अगर हमें उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रम। और इस मॉलिक्यूलर वेट को अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हम कैसे करेंगे, टू ऑब्टेन दिस द पीक कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर आयन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी है, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन पीक का जो मास होगा वही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास होगा। तो the molecular ion peak in the mass spectrum would be considered as the one corresponding to the molecular ion containing the most abundant isotopes। हम ये मानते हैं कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होंगे, हेलोजेंस होंगे, नाइट्रोजन होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो उन एलिमेंट्स के जो मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप्स होंगे उन्हीं आइसोटोप से मिलकर हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक बनी होगी, ठीक है। दिस पीक इज accompanied by peaks 1 or 2 mass units heavier due to molecular ion containing heavier isotope atoms। देखिए यहाँ पर हमें क्या हो रहा है कि हम जो अपनी मॉलिक्यूलर कैटायन पीक मान रहे हैं वो हम M+ आयन से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपको देखने को मिलेगा कि हमें M+1 पर या M+2 पर या M+3 M+4 पर भी हमें पीक्स देखने को मिलेंगी। तो उनको हम आइसोटोपिक पीक्स बोलते हैं क्योंकि वो आइसोटोप्स की वजह से मिलती हैं। अब ये M+1 कैसे मिल सकती है, देखिए अगर हमारा ये CH4 है, सपोज ये CH4 है, CH4 में नॉर्मली कार्बन हमने दिखा रखा है, कार्बन भी दिखाया है, हाइड्रोजन भी दिखाया है। तो CH4 जो हमारा मीथेन का मॉलिक्यूल है उसमें जरूरी नहीं है कि कार्बन जो है वो एज अ 12 मतलब कार्बन का जो मॉलिक्यूलर जो मास है वो 12 वाला ही मिले। हो सकता है कार्बन 13 भी हो, और हो क्या सकता है, होता ही है कि जो हमारा मीथेन का मॉलिक्यूल है वो कार्बन 12 और कार्बन 13 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो CH4 को जब हम लिखेंगे तो कार्बन 12 भी दिखेंगे और कार्बन 13 भी दिखाएंगे, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि CH3 कर दें और D लिख दें, यानी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ड्यूटेरियम भी हो सकता है। तो देखिए फिर मॉलिक्यूलर मास में कितना चेंज आया। अगर हम मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं और कार्बन को हम 12 कंसीडर कर रहे हैं, हाइड्रोजन को 1 कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दिखा रहे हैं M+ ये, यानी हमें 16 पर मिलेगी, ठीक। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर क्योंकि वो मिक्सचर है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स में कार्बन 12 प्रेजेंट होगा तो कुछ मॉलिक्यूल्स में कार्बन 13 भी प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही कार्बन 13 वाले मॉलिक्यूल आएंगे उसमें क्या, उसमें हमें पीक मिलेगी 16+1, यानी अब हम कहेंगे वो हमें M+1 पर, यानी हमें 17 पर वो पीक देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी तरह जब CH3D हम ले लेंगे तो उसी हिसाब से उसकी पीक भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होती है M+1 या M+2 पीक।
इनका मतलब ये होता है कि M+1 का मतलब मॉलिकुलर मास में 1 प्लस हम अगर कर दें, या M+2 का अगर मॉलिकुलर मास में हम +2 करें, तो +1 +2 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आइसोटोप्स भी प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके। तो इफ द कंपाउंड इज प्योर एंड गिव राइज टू अ मॉलिकुलर आयन पीक, दिस पीक मस्ट बी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ पीक्स ऑफ हाईएस्ट ME इन द स्पेक्ट्रम। वही मैंने आपको बताया कि हमें क्या मिलता है मास स्पेक्ट्रम में, हमें तो बहुत सारी पीक्स देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारी पीक्स में से जो मॉलिकुलर आयन पीक होती है वो हाईएस्ट M/E रेशियो पर हमें देखने को मिलती है। मैक्सिमम केसेस में हाईएस्ट पर मिलेगी, कुछ एक में वो बस M+1 या M+2 अगर हम कहें, ये एडक्ट फॉर्मेशन, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में कि M+29 पर हमें पीक मिल रही थी क्योंकि वहां पर एडक्ट फॉर्मेशन हो रहा था, तो वो भी मिल सकती है। पर मैक्सिमम केसेस में जो भी हाईएस्ट मॉलिकुलर पर मतलब मॉलिकुलर मास पर जो पीक मिलेगी वो हमारी मॉलिकुलर आयन पीक कहलाएगी। फिर है द परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ द मॉलिकुलर आयन डिपेंड्स ऑन इट्स स्टेबिलिटी टू फर्दर डिकम्पोजिशन। वही मैंने आपको बताया, परसेंटेज अबेंडेंस वन, वही रिलेटिव इंटेंसिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो डिपेंड करेगी कि उसका फर्दर डिकम्पोजिशन कितना है। तो इन सम केसेस पेरेंट आयन पीक इज नॉट फॉर्म्ड। अब देखिए, जहां पर हमें मॉलिकुलर आयन पीक मिली ही नहीं, मॉलिकुलर आयन पीक नहीं मिली, इसका मतलब मॉलिकुलर आयन प्रेजेंट ही नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ होगा? ज्यादा फ्रेगमेंटेशन हो गया, सारा ही मॉलिकुलर आयन फ्रेगमेंटेड हो गए होंगे। तो अगर फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती है, और फ्रेगमेंटेशन इतना ज्यादा हुआ कि मॉलिकुलर आयन बचे ही नहीं, और जब मॉलिकुलर आयन बचे ही नहीं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पीक भी देखने को नहीं मिली। तो ये लिखा हुआ भी है कि जहां पर फॉर्म नहीं हुई उसका क्या मतलब हुआ, विच मीन्स दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पेरेंट आयन, यहाँ पर पेरेंट लिखा हुआ है मैंने, इसको पेरेंट आयन कर देना बेटा, पेरेंट आयन इज टू हाई फॉर इट्स डिटेक्शन। इतना ज्यादा डिकम्पोजिशन था, यानी इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन था कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। द परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ द मॉलिकुलर आयन इज इंडिकेटिव ऑफ द टाइप ऑफ कंपाउंड अंडर एग्जामिनेशन। तो वो जो मॉलिकुलर आयन की परसेंटेज अबेंडेंस होती है उससे हमें कंपाउंड किस टाइप का है वो हमें पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव राइज टू अबेंडेंट मॉलिकुलर आयन पीक्स। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी मॉलिकुलर आयन पीक देखने को मिलती है, यानी उसकी काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे वहाँ पर हमें बहुत अच्छी मॉलिकुलर आयन पीक देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स है, conjugated alkenes also have a pi conjugated system and give more stable molecular ion। रीजन क्या होता है? क्योंकि जैसे एरोमेटिक सिस्टम है वो काफी स्टेबल होते हैं, तो वो काफी स्टेबल है, तो इसलिए स्टेबल मॉलिकुलर कैटायन बना पा रहे हैं, और स्टेबल मॉलिकुलर कैटायन बना रहे हैं इसका मतलब फर्दर फ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा कम है वहां पर, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से होता है। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स में भी वही है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन का मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, और एक में हमारे पास सिर्फ नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है जहां पर हमारे पास सिर्फ एक या दो बहुत दूर दूर पर हमारे पास नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कंपाउंड्स हैं। तो जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक, और वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल मॉलिकुलर कैटायन जो है फॉर्म करती हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमें उनकी भी इंटेंस पीक, जो मॉलिकुलर कैटायन पीक है वो काफ़ी इंटेंस देखने को मिलती है। तो वही चीज़ इसमें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या है, जैसे हमारे पास अब आ जाते हैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स जिनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोल देते हैं, जो साइक्लोहेक्सेन वगैरह होंगे, साइक्लोपेंटेन हो गए, साइक्लोप्रोपेन हो गए। तो साइक्लिक कंपाउंड्स हैव सेम स्टेबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट एटलीस्ट टू बॉन्ड्स मस्ट बी ब्रोकन बिफोर फ्रेगमेंटेशन कैन अकर। तो यहाँ साइक्लिक कंपाउंड की भी हमें काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन होने के लिए कम से कम दो बॉन्ड का टूटना तो ज़रूरी है ही। ठीक है, a molecular ion containing a functional group having at least one pi bond is more stable than the corresponding molecular ion containing a functional group having no pi bond। तो वही मैंने आपको बताया, जहां पर भी पाई बॉन्ड होगा वहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल मॉलिकुलर कैटायन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर फ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। वो क्यों होता है उसके काफी सारे रीजंस हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने और वीडियोस में लाऊंगी तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में कैसे होता है फ्रेगमेंटेशन वो हम डिस्कस करेंगे, तो तब हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जहाँ पर भी पाई बॉन्ड है बस वो कंपाउंड जो है ज़्यादा स्टेबल मॉलिकुलर कैटायन बनाएंगे, इसलिए उनकी पीक की इंटेंसिटी भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे एल्डिहाइड की मॉलिकुलर कैटायन पीक जो होती है वो ज़्यादा एबंडेंट होती है, उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एल्कोहल्स, क्योंकि एल्डिहाइड में हमें फिर से वही पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, एल्कोहल्स में ऐसा कोई पाई बॉन्ड नहीं है।
अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है मॉलिक्यूलर आयन पीक के। तो इन जनरल द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये एक रिलेटिव अबंडेंस का जो मॉलिक्यूलर आयन पीक का रिलेटिव अबंडेंस है या रिलेटिव इंटेंसिटी है, उसका एक ऑर्डर है कि जैसे एरोमेटिक्स में सबसे ज्यादा हमें इंटेंसिटी देखने को मिलती है मॉलिक्यूलर आयन पीक की, उसके बाद कॉन्जुगेटेड एल्कीन में, फिर एलिसाइक्लिक्स में, एलिसाइक्लिक वही साइक्लिक जो साइक्लोहेक्सेन वगैरह मैं आपको बता रही हूँ, फिर अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में, फिर कीटोन। ये सब थोड़ा सा एक आपका ऑर्डर है, अगर आप याद कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं भी याद हो पाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर देन द कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच चेन कंपाउंड्स विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम वैसे आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सपोज हमारे ऐसे हैं, ठीक है, इस तरह से मैंने बना दिया, जो जिनमें ब्रांचिंग नहीं है, और एक में हमारी अच्छी खासी ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया ये। तो अब क्या होगा इसके कंपैरिजन में, ये ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, ये वाली जो स्पीशीज है वो ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, और अगर वो ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाएंगी तो उसकी जो मॉलिक्यूलर कैटायन पीक की इंटेंसिटी है वो हमें काफी कम देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इसका फ्रेगमेंटेशन होता है तो फ्रेगमेंटेशन के बाद हमें काफी अच्छे स्टेबल कार्बोकैटायंस जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसके जो मॉलिक्यूलर कैटायन है वो बहुत कम बचते हैं, वो ज्यादातर वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन के बाद हमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन वहां पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम फ्रेगमेंटेशन करा देंगे तो यहाँ ज्यादा स्टेबल, यहाँ पर अगर हम फ्रेगमेंटेशन कराएंगे तो देखिए एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर रेडिकल, तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेंगे, जबकि ब्रांच चेन के में टर्शरी कार्बोकैटायन बनते हैं। तो इस वजह से जो होता है कि इनकी जो ब्रांच चेन है उनकी हमें मॉलिक्यूलर आयन की इंटेंसिटी जो है या एबंडेंस जो है वो हमें थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो यही चीज इसमें यहाँ पर लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक इन द मास स्पेक्ट्रम मींस दैट द कंपाउंड इज हाईली ब्रांच्ड और अ टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक देखने को ही नहीं मिल रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर आयन का लगभग 100% जो है फ्रेगमेंटेशन हो चुका है। ठीक है, तो वो क्यों हो चुका होगा? क्योंकि वो हाईली ब्रांच, जैसे मैंने आपको भी बताया यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हाईली ब्रांच होगा तो क्योंकि फर्दर फ्रेगमेंटेशन से हमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहे हैं, तो इसी वजह से वहां पर जो है वहाँ मॉलिक्यूलर आयन पीक हमें देखने को मिलती नहीं है। टर्शरी अल्कोहल में भी यही है। जैसे टर्शरी अल्कोहल को हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से तो लिखेंगे, तो ये सब कार्बन, ये सब कार्बन, ये सब कार्बन, तो अगर फ्रेगमेंटेशन ऐसे करा दें तो हमें टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर कैटायन पीक हमें देखने को मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाती है। तो आपको सिर्फ वो जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको समझाया कि फ्रेगमेंटेशन जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी उतनी कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस हमें कम देखने को मिलते हैं, ज्यादातर वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल गिव वेरी स्मॉल मॉलिक्यूलर आयन पीक्स। तो प्राइमरी सेकेंडरी देते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक, लेकिन कंपैरेटिवली छोटी देते हैं। फिर इन केस ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमो कंपाउंड्स आइसोटोप पीक्स आर आल्सो फॉर्म्ड। अभी मैंने आपसे जिक्र किया M+1 और M+2 पीक्स का, तो आइसोटोपिक पीक्स वहां पर देखने को मिलेंगी along with the molecular ion peak. In case of chloro and bromo compounds, M and M+2 peaks are formed in the intensity ratio 1:3 and 1:1 respectively. देखिए क्लोरो क्या, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन हमारा, अगर मैं आइसोटोप की बात करूं तो क्लोरीन 35 भी है और क्लोरीन 37 भी। तो अगर किसी कंपाउंड में ये क्लोरीन प्रेजेंट हुआ तो वहां पर क्लोरीन 35 भी प्रेजेंट हो सकता है, क्लोरीन 37 भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर क्लोरीन 35 से हमारा कोई मॉलिक्यूल बन के आ रहा है, तो जो भी उसका मॉलिक्यूलर कैटायन होगा, अगर मैं उसको M से डिनोट करूं तो 37 वाले को मुझे किससे डिनोट करना पड़ेगा? क्योंकि 37 में क्या हो गया है, दो मास यूनिट जो है वो बढ़ गई है, तो M+2 पर मिलेगी। तो क्लोरीन ये जो पीक मिलेगी ये क्लोरीन 35 के, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें क्लोरीन 35 प्रेजेंट है उसकी पीक हो जाएगी मॉलिक्यूलर कैटायन की पीक जो है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, और 37 के लिए हमें M+2 पर मिलेगी। और इनकी इंटेंसिटी लिखी हुई है 1:3 रेशो। 1:3 रेशो का मतलब ये है कि अगर हमें M वाली पीक इस तरह से मिल रही थी तो M+2 पे हमें इसके 1/3 इसकी इंटेंसिटी मिलेगी, तो वो 1:3 का मतलब हुआ। और ब्रोमो में अगर हम देखें, ब्रोमो भी हमें M और M+2 मिलती है, क्योंकि एक ब्रोमीन हमारा 79 है और इसका एक आइसोटोप है 81, और इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी हमारी इक्वल होती है। दोनों पीक्स हमें ऐसे ही देखने को मिलेगी, M भी और M+2 भी। ठीक है,
तो ये इसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर आयन पीक के बारे में समझाया था कि कैसे फीचर्स हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें छोटा छोटा सा और है, मेटा स्टेबल आयंस और पीक्स। ठीक है, ये भी शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो मेटा स्टेबल पीक्स क्या होंगी? in a mass spectrum arise if the fragmentation process takes place within the ion accelerating region of the mass spectrometer। मतलब देखिए, एक जब हमने मास का इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेक्ट्रोमेट्री का डिस्कस किया था, तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले वहाँ होता है एक आयोनाइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन होगा, वेपोराइजेशन के बाद आयोनाइजेशन होगा। तो आयोनाइजेशन होगा आयोनाइजेशन चैम्बर में। आयोनाइजेशन के बाद हो जाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आयनाइजेशन में मॉलिक्यूलर कैटायन बनते हैं और फिर ये मॉलिक्यूलर कैटायन फर्दर फ्रेगमेंट होते हैं, तो फिर होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद होता है इनका एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के बाद इनका होता है डिटेक्शन। यानी वो मास एनालाइजर में जाते हैं, फिर डिटेक्टर में जाते हैं, और फिर वहाँ मास स्पेक्ट्रम उनका रिकॉर्ड होता है। तो मेन तो ये 4 पॉइंट ही हैं इसके। तो आयनाइजेशन के बाद इनका फ्रेगमेंटेशन हो गया, यानी ये मॉलिक्यूलर कैटायन फर्दर फ्रेगमेंट हो जाएगा। F1, F2, F3 ये इसके फ्रेगमेंटेड पार्ट हो गए, यानी डॉटर आयंस में बदल गया। तो ये कह रहा है कि अगर फ्रेगमेंटेशन हो जाए एक्सीलरेशन के दौरान, इन फ्रेगमेंटेड आयन का अगर फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो जाए एक्सीलरेशन चैम्बर में या एक्सीलरेशन के दौरान, तब बनती हैं हमारे मेटा स्टेबल आयन, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो पीक्स मिलती हैं उनको हम मेटा स्टेबल पीक्स बोल देते हैं। देखिए कैसे हुआ। सपोज हमारे पास ये ए आयन था। ठीक है, इसका हमने फ्रेगमेंटेशन दिखा दिया, और ये भी हमारा फ्रेगमेंटेड आयन ही है जो ए प्लस आयन है। फिर हमने इसका फ्रेगमेंटेशन दिखाया, ये फर्दर फ्रेगमेंट हो गया बी प्लस में, और इसमें से एक न्यूट्रल स्पीशीज जो है वो निकल गई। ये न्यूट्रल हमने सी के लिए लिखा है, एक न्यूट्रल स्पीशीज इसमें से निकल गई। ए प्लस आयन में से एक न्यूट्रल स्पीशीज निकली और हमारा बी प्लस आयन फॉर्म हो गया। अब देखिए क्या होता है। इफ एन आयन ए प्लस जिसका मास है Ma passes the accelerating region of the mass spectrometer without decomposition, then it is recorded as A plus। वो बहुत बिल्कुल सही है। अगर A प्लस का कोई फ्रेगमेंटेशन फर्दर ना हो, ये एक फ्रेगमेंट, सपोज हमारे पास देखिए एक ये हमारे पास मॉलिक्यूलर कैटायन था, मॉलिक्यूलर कैटायन फ्रेगमेंटेड हुआ A प्लस आयन में, और ये A प्लस आयन इस यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन था ना, ये वाले पोर्शन में फ्रेगमेंटेशन था, यहाँ पर हमें A प्लस आयन मिला, और A प्लस आयन एज इट इज आगे पहुंच गया, एक्सीलरेशन हो गया, फिर इसका डिटेक्शन। तो डिटेक्शन कैसे होगा? इसका ए प्लस आयन की तरह ही डिटेक्शन होगा, और जो भी इसका मास होगा वो हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर में पता चल जाएगा। एम ए मिल गया सपोज हमें। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि अगर इसका कोई डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, मतलब मॉलिक्यूलर कैटायन था, मॉलिक्यूलर कैटायन से फ्रेगमेंटेड आयन ए प्लस बना, और ए प्लस आयन आगे बढ़ गया, उसका एक्सीलरेशन हो गया, आगे बढ़ गया, डिटेक्शन भी हो गया, तो उसका डिटेक्शन होगा ए प्लस की तरह जिसका मास है एम ए। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन, अगर A प्लस डिकम्पोजेज इनटू B प्लस जिसका मास है MB बिफोर एंटरिंग द एक्सीलरेटिंग रीजन, यानी इसका ये कहने का मतलब है एक्सीलरेशन से पहले ही ये जो फ्रेगमेंटेड आयन था फर्दर फ्रेगमेंट हो जाए, यानी पहले आयनाइजेशन हुआ, आयनाइजेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन हुआ, और फ्रेगमेंटेशन फिर से एक और फ्रेगमेंटेड आयन में टूट गया, फ्रेगमेंट आयन एक और फ्रेगमेंट आयन में टूट गया, लेकिन बिफोर एक्सीलरेशन, यानी जहां पर ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा था वहीं पर और फ्रेगमेंटेशन हो गया। तब क्या होगा? तब ये जब आगे बढ़ेगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा? तब ये बी प्लस की तरह आगे बढ़ेगा। एक्सीलरेशन जिसका होगा अब तो बी प्लस का होगा, क्योंकि ए प्लस तो डिकम्पोज हो गया बी प्लस में। तो देन इट इज रिकॉर्डेड एज एम बी, यानी तब तो ये बी प्लस की तरह हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और इसका मास आएगा एम बी। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हाउएवर इफ ए प्लस डिकम्पोजेस इनटू बी प्लस ड्यूरिंग एक्सीलरेशन। ठीक है, मतलब ए प्लस जब बी प्लस में टूट रहा है, लेकिन टूट कब रहा है? फ्रेगमेंटेशन के दौरान नहीं टूटा, वो एक्सीलरेशन के दौरान टूट गया, यानी यहां पर आने पर टूटा। अगर इससे पहले टूट जाता तो जो टूटा हुआ पार्ट था, यानी बी प्लस था, तब वो बी प्लस की तरह होता। अगर वो बिल्कुल भी ना टूटता तो वो ए प्लस की तरह होता। लेकिन वो टूटा, लेकिन कहां पर टूटा? एक्सीलरेशन रीजन में, यानी एक्सीलरेशन के दौरान टूटा। तो जब वो एक्सीलरेशन के दौरान टूटा तो ना तो वो ए प्लस बचा ना वो बी प्लस बचा। ठीक है, तब वो एक मेटा स्टेबल आयन बना, और तब इस यही लिखा हुआ है कि देन इट इज रिकॉर्डेड नीदर एज एम ए, तब तो उसका मास ना तो एम ए बचा ना एम बी बचा, क्योंकि वो तो टूट गया। ठीक है, तो बट इट इज रिकॉर्डेड एज अ मेटा स्टेबल आयन जिसका मास, इसको हम एम एस्टेरिक से दिखाते हैं, कॉजिंग मेटा स्टेबल पीक एट मास एम एस्टेरिक। तो और अगर हमें इसका मास निकालना है, इस मेटा स्टेबल
आयन का मास निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमारे बी प्लस आयन का मास होगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो हमारे ए प्लस आयन का मास होगा उसका। तो उससे हमारी मेटास्टेबल आयन का मास मालूम पड़ जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें पीक मिलती है उसको हम मेटास्टेबल पीक कहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिएगा बस, कि अगर मॉलिक्यूलर कैटायन एक फ्रेगमेंट में टूट गया और ये आगे बढ़ गया एज इट इज बिना किसी फर्दर फ्रेगमेंटेशन के, तब तो हम इसे ए प्लस की तरह ही डिटेक्ट करेंगे। लेकिन ये ए प्लस अगर बी प्लस में टूट गया और फिर ये एक्सीलरेशन हुआ इसका, और फिर ये डिटेक्ट कैसे होगा, ये बी प्लस की तरह होगा। लेकिन ये क्या हुआ, ये आगे तो बढ़ा था ए प्लस की तरह, लेकिन यहां एक्सीलरेशन में जाकर ये बी प्लस में टूट गया। ना तो ये ए प्लस बचा ना वो बी प्लस बचा, तब मतलब तब इसकी जो वो होगी एक्सेलरेशन के दौरान, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हुआ है उसका, तो इसलिए तब वो ना तो ए प्लस बचता है ना वो बी प्लस बचता है। ना तो उसका मास एम ए होगा ना उसका मास एम बी होगा, उसका मास उन दोनों के मतलब उस निकालने के लिए फिर हम ये वाला फॉर्मूला जो है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तब वो डिटेक्ट होता है यहाँ पर एम स्टार की तरह, उसका मास जो डिटेक्ट होगा वो एम स्टार की तरह या एम एस्टरी की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि एम ए एम बी और एम स्टार आर द मासेज ऑफ ए प्लस बी प्लस एंड मेटा स्टेबल आयन रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पर एम ए का मास जो है वो ज्यादा होगा एम बी से, मतलब ए प्लस आयन का मास ज्यादा होगा बी प्लस से। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बी प्लस आयन ए प्लस में से ही बना है तो उसमें से ही टूट के आया है, ठीक है। तो अगर ए प्लस हमारा 50 है तो बी प्लस हमारा 50 से कम होगा। अब इसी को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अच्छा, और जो ये मेटास्टेबल पीक्स होती हैं, मेटास्टेबल पीक्स आर ऑफ लो इंटेंसिटी, बहुत कम इंटेंसिटी, बहुत छोटी पीक्स होती हैं, एंड मच ब्रॉडर। तो हमें वो जो एक लाइन लाइन देखने को मिल रही थी वैसी नहीं मिलेगी, अब हमें इस तरह की मिल जाएगा, इस तरह पीक मिल गई यहाँ पर कुछ ऐसे। तो ये जो होती है ना, ये ब्रॉडर पीक्स जो होती हैं ये मेटास्टेबल पीक्स होती हैं, एंड अपीयर एट नॉन इंटीग्रल वैल्यू। और नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे मिलेगी, मतलब होल नंबर नहीं मिलेगा हमें, कि अगर मान लो एक मास हमें 50 पर मिल रहा है, एक एम बाई ई रेशो के अकॉर्ड पर हमें पीक मिल रही है, 50 पर मिल रही है, 60 पर मिल रही है, लेकिन कोई अगर हमें 40.5 पर मिली, तो ये पॉइंट जब लग गया इसका, ये तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो गई। तो जब भी कभी ऐसी वैल्यू पर, पॉइंट वाली वैल्यू पर जो हमें पीक्स मिलती हैं वो सारी मेटास्टेबल पीक्स होती हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेबल पीक्स इन अ मास स्पेक्ट्रम ऑफन परमिट्स पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रेगमेंटेशन पाथ। तो मेटास्टेबल पीक की प्रेजेंस से हमें पर्टिकुलर फ्रेगमेंटेशन पता चलाता है कि उसमें से भाई ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही निकला होगा तभी मेटास्टेबल पीक बन के आई होगी। तो द प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेबल पीक गिव्स इंफॉर्मेशन दैट बी प्लस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए प्लस इन वन स्टेप बाय लॉस ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज सी। तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो बी प्लस है वो हमारा कैसे बना होगा, उसमें से एक ए प्लस में से एक न्यूट्रल स्पीशीज सी जो है वो निकल गई होगी। इन अ मास स्पेक्ट्रम एम ए एम बी एंड एम स्टार आर ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस, ये लगभग लगभग सेम डिस्टेंस पर होती हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सेम डिस्टेंस पर नहीं है लेकिन लगभग लगभग इक्वी डिस्टेंट होती है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम एम ए टू एम बी एंड दैट फ्रॉम एम बी टू एम स्टार इज ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑन द मास स्केल। मतलब अगर एम ए और एम बी में अगर 15 का डिफरेंस है तो एम बी और एम स्टार में भी लगभग लगभग 15 का डिफरेंस होगा। 15 का नहीं होगा तो 13 का होगा, 13 का तो 14 का होगा, तो लगभग लगभग सेम डिफरेंस होगा इनके मास में। तो द मेटास्टेबल पीक्स ऑलवेज अपीयर्ड आफ्टर पेरेंट आयन एंड डॉटर आयन पीक इन द मास स्पेक्ट्रम। तो पेरेंट आयन था हमारा ए प्लस, डॉटर आयन था हमारा बी प्लस, तो इनके बाद जो हमें पीक देखने को मिलेगी वो मेटास्टेबल पीक मिलेगी अगर वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू पर मिल रही है तो। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिटोफिनॉन का। तो इसकी मेटास्टेबल पीक मिलती है हमें 92.1 पे, देख रहे हैं 92.1, तो पॉइंट आ गया ना, तो पॉइंट यानी नॉन इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है। एंड गिव्स एविडेंस फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन ऑफ एसिटोफिनॉन टू C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड O इन द वन स्टेप। तो इस मेटास्टेबल पीक मिलने की वजह से हमें ये मालूम पड़ पाया कि जो एसिटोफिनॉन का मॉलिक्यूलर कैटायन था उसने ये हमारा डॉटर आयन जो है हमें दिया है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, इसका जो अगर हम वो निकालेंगे मॉलिक्यूलर कैटायन का जो हम ये निकालते हैं ना M/E, तो ये निकला 120, और इसका अगर हम निकालेंगे 105, तो इसमें से क्या चीज़ निकली है, ये जो CH3 है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकल गया, तो ये C है, ये हमारा B प्लस है और ये हमारा A प्लस है, ठीक है।
और अगर हमें उस मेटा स्टेबल पीक या मेटा स्टेबल का पीक का मास निकालना है कि वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी, तो हम कैसे निकालेंगे, बी प्लस का जो मास है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 105 का स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय जो ए प्लस आयन का मास है यानी 120, तो आंसर आ गया 91.88। तो ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू मिली। तो पीक जो मिलती है लगभग लगभग 92.1 पे, कई बार 91.8 पे देखने को मिल जाती है। ठीक, तो हम जो मास डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो मास डिफरेंस जो 120 से 105 में जो मास डिफरेंस है वो 15 का है, और 105 और इस मेटा स्टेबल पीक में जो डिफरेंस है वो हमारा लगभग लगभग 13 का है। तो ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस मिलेंगी। तो अगर हमें पीक देखने को मिलेगी, सपोज अगर हमें ये 120 पर मिली, ठीक है, तो ये हमारी 105 पर, और यहाँ पर हमें मिलेगी वो 92.1 पर। तो ये जो डिस्टेंस है, मास का जो डिफरेंस है, वो लगभग लगभग इक्वल होगा। बस ये चीज इसमें बताई गई है। अगर यहाँ पर मास डिफरेंस 15 है तो ये भी लगभग लगभग 13 है। तो ये हमारी होती है मेटा स्टेबल आयन या पीक्स। तो आज मैंने ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो जो डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।